अक्टूबर 1994 में केरला पुलिस ने 2 मालदीवियन वुमेन को अरेस्ट किया और रातों रात इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बड़ी जासूसी केस में उसको कन्वर्ट कर लिया। एलिगेशन थे वुमेन लाखों रुपए के कॉन्फिडेंशियल रॉकेट इंजन डॉक्यूमेंट पाकिस्तान की ओर पहुंचा रही थी। नम्मी नारायण, जिन्हें देश की सबसे बेस्ट साइंटिफिक टैलेंट में गिना जाता था, उनके ऊपर जासूसी का लेबल लगाकर अरेस्ट कर लिया गया। एक ऐसा नाम जो इसरो की हर बड़ी फ्लाइट में गूंजता है। पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे रॉकेट्स जिन विकास इंजन के दम पर आसमान छूते, उस टेक्नोलॉजी के जनक थे डॉक्टर नम्मी नारायण। उन्होंने इंडिया को वो लिक्विड प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी दी जिसने हमें स्पेस सुपर पावर बनने की और आगे बढ़ाया। लेकिन कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने हमारे देश को रॉकेट इंजन दिया, उसे एक दिन जासूसी का टेक लगा दिया जाएगा। बात है 1994 में, जब इसरो अपने इम्पोर्टेंट क्रायोजेनिक प्रोग्राम का लीड कर रहे थे। उन्हें जेल में डाल दिया गया और एलिगेशन थे उन पर जासूसी करने के। हिस्ट्री कहती है कि सिर्फ अरेस्ट नहीं था, बल्कि इंडिया को स्पेस सुपर पावर बनने से 20 इयर्स पीछे धकेलने की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। आज हम उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी टॉर्चर की स्टोरी को जानेंगे और देखेंगे कि जेल की सेल से सुप्रीम कोर्ट और फिर इंडिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण तक की असंभव लड़ाई कैसे लड़ी। डॉक्टर नम्मी नारायण ने 1969 में इसरो के साथ अपनी जर्नी शुरू कर दी, जब इंडिया एक स्पेस प्रोग्राम शुरुआती दौर में था। उनके कॉलेजेस थे डॉक्टर सतीश धवन, युवा राव और युवा एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन विक्रम साराभाई की विजन ने उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर वर्क करने के लिए इंस्पायर किया जो इंडिया के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थी, लिक्विड फ्यूल पर बेस्ड रॉकेट इंजन। 1970 के दशक में नारायण हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री अचीव करी और इस एक्सपर्टीज ने उन्हें वापस आकर लिक्विड प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी से रिवॉल्यूशन लाने में उनको आगे बढ़ाया। 1974 में इसरो ने फ्रेंच कंपनी एसीपी के साथ एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट विकिंग इंजन टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए था। डॉक्टर नारायण ने अपनी टीम के साथ इस टेक्नोलॉजी को न सिर्फ एब्जॉर्ब किया, बल्कि 1985 तक इसका इंडिजीनियस वर्जन तैयार कर लिया, जिन्होंने उनका नाम रखा था विकास इंजन। ये इंजन आज भी इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि पीएसएलवी और जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी की सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। विकास इंजन की इम्पोर्टेंस थी कि ये केवल इंजन नहीं था, बल्कि ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में सॉलिड फ्यूल से लिक्विड फ्यूल की ओर बढ़ने का क्रूशियल स्टेप था, जिसने लॉन्ग डिस्टेंस मिशन को पॉसिबल बनाया। विकास इंजन की सक्सेस के बाद नम्मी नारायण ने क्रायोजेनिक डिवीजन का लीडरशिप संभाला। क्रायोजेनिक इंजन सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी जो इंडिया को हेवी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए कंपलसरी था। 1991 में इंडिया ने रूस के साथ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट किया था। अब वह यही मोमेंट था जब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ने शेप लिया। वेस्टर्न वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इंडिया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बने रहे। इंडिया के इंडिजीनियस क्रायोजेनिक प्रोग्राम के चीफ नम्मी नारायण अब उन पावर के वेव में आ गए थे और सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे थे। मीडिया ने बिना किसी कंफर्मेशन के इस केस को मनी और जासूसी का तड़का लगाकर पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया। पुलिस कस्टडी में नम्मी नारायण को बहुत सारा फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया। वहाँ के आईबी ऑफिसर्स ने इनको बार बार परेशान किया और उन पर फोर्स किया कि वो गलत स्टेटमेंट दे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पुलिस एक्शन को साइकोपैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट के रूप में डिस्क्राइब किया। नम्मी नारायण की अरेस्ट और इसके बाद के इवेंट्स ने इसरो के सबसे इम्पोर्टेंट मिशन को बहुत सालों तक डिले कर दिया। 1996 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करी। सीबीआई ने क्लियरली फाउंड किया कि जासूसी के सभी एलिगेशन गलत और फैब्रिकेटेड थे। केस क्लोज करने का ऑर्डर दिया, लेकिन नम्मी नारायण की फाइट यहाँ पर एंड नहीं हुई थी, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने केस को री इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की ट्राई की, जिससे लीगल स्ट्रगल बहुत सालों तक चलता रहा। 2018 के अंदर सच्चाई की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पुलिस एक्शन को नम्मी नारायण के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेशन डिक्लेयर किया। कोर्ट ने उनकी मेंटल क्रूएल्टी को एक्सेप्ट किया और उनको 50 लाख का मुआवजा देने का ऑर्डर पारित किया। अगले साल केरला गवर्नमेंट ने उनको लगभग 1.3 करोड़ का एडिशनल मुआवजा देकर केस का सेटलमेंट किया। कुल मिलाकर उन्हें 1.9 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और केरला गवर्नमेंट ने पब्लिकली ये स्वीकार किया कि इनोसेंट पर्सन के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जीत 2019 के अंदर आई, क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा
पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया और जिस साइंटिस्ट पर जासूसी का गलत इल्जाम लगा था उस देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलना उनके लिए नेशनल अपॉलॉजी और कम्प्लीटली पेजेंस था। डॉक्टर नंबी नारायण की स्टोरी को पूरी दुनिया भर के अंदर बहुत सारी रेस्पेक्ट मिली जब 2022 के अंदर आर माधवन द्वारा डायरेक्टेड और एक्टेड फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट रिलीज हुई। यह फिल्म न सिर्फ उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन को सामने लाई बल्कि षड्यंत्र को एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल को भी दर्शाती है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पर उन पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी है जिन्होंने डॉक्टर नंबी नारायण को इस षड्यंत्र के अंदर रच दिया था। डॉक्टर नंबी नारायण ने हम सबको सिखाया जब तक अपने आप के अंदर फाइटिंग पावर है तब तक कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। उनका मैसेज इंडिया के युवा के लिए क्लियर था कि सच्चे राह पर चलो। अगर कोई आपको गलत ठहराए तो कभी भी बीच के अंदर लड़ाई मत छोड़ो। आपको न्याय मिलने तक लड़ते रहो, खूब हार्ड वर्क करो क्योंकि बिना हार्ड वर्क के गोल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। आपको डॉक्टर नंबी नारायण की स्टोरी में सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन क्या मिली? क्या आप मानते हैं कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना आवश्यक था? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि इंडिया का हर युवा एक सच्चे हीरो की स्टोरी जान सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, क्योंकि हम ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी लाने के लिए आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।